हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। तो आइए हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस। प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आम लोगों को नहीं जानकारी जिसकी होती है, अन्य छात्रों को नहीं जानकारी जिसकी होती है, यही क्वेश्चन आपको दूसरों से अलग बनाएंगे और कंपटीशन में आपको आगे लेकर के जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यात्रा पर। यह ट्रेन लॉकडाउन में भी नहीं रुकेगी, तो ध्यान जानकारी रखिए इस बात की। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन और कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी, राज्य परिषद सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर है सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। पदेन का अर्थ ये होता है कि उसका कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है, तो अपने आप ही अध्यक्ष बन जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए तो प्रधानमंत्री को देखिए। प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है वो नीति आयोग का अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। तो नीति आयोग जो कि योजना आयोग जो 1950 में था, उसकी जगह पर नीति आयोग आया है, मोदी जी लेकर के आए हैं। तो नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कई पेपरों में कि नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए, या इनमें से कोई एक पूछ लेता है नीति आयोग में पहले आई का फुल फॉर्म बताइए या दूसरे आई का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। तो नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। यूपी एआरओ का प्रश्न है। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है 6वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची एवं संवर्धित सूची के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हम बताते हैं, तो इसमें क्या है, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात जो है वो 7वीं अनुसूची में बताई गई। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात वो 7वीं अनुसूची में बताई गई है कि आप कौन सा कर लगाएंगी, राज्य सरकार, संघ सरकार कौन सा कर लगाएगी, राज्य सरकार कौन सा कानून बने, यानी शक्तियों का जो विभाजन है वो अनुसूची 7 में बताया गया है। तो आइए एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है, शुल्क और कर। सुनने में तो एक सा लगता है, लेकिन शुल्क और कर में अंतर क्या होता है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो आइए हम बता देते हैं शुल्क और कर में अंतर क्या होता है। शुल्क या फीस वह होती है जिसके बदले आपको सेवा प्रदान की जाती है तुरंत, जबकि कर वो होता है जो सरकार आपसे लेती है बिना कोई सेवा देने के वादे के अलावा। मतलब कि वो अलग बात है, आपके टैक्स को लेकर के ही सरकार पुल और ये सब निर्माण कार्य करती है, लेकिन तुरंत आपको आपके सामने सेवा नहीं देती है, ठीक है। तो जैसे ये आपका जीएसटी है, जीएसटी एक टैक्स है, ठीक है, जो सरकार आपसे लेती है फिर उसका उपयोग देश के निर्माण में करती है। जबकि स्कूल फीस जो है वो एक शुल्क है, यानी कि आपसे तुरंत शुल्क लिया जाएगा और आपको सामने ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो आपकी समझ में आ गया शुल्क और कर में क्या अंतर होता है। चलिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी कभी इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी पूछ लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है। नहीं पर ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी है कि नहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। सीजीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है लोकसभा, बी कहता है राज्यसभा, सी कहता है राष्ट्रपति का और डी कहता है स्थानीय निकायों का। तो इसका आंसर है डी, अर्थात स्थानीय निकायों का। तो आइए जानकारी लेते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इस बात का जिक्र आर्टिकल 243 के में किया गया है, जबकि अन्य चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है। देखिए, जो राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, जबकि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। बाकायदा इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 324 में किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। यूपी एआरओ 2018 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 या फिर कुल सदस्यों का 1/6। तो ये क्वेश्चन ना केवल उत्तर प्रदेश, देखिए जहाँ जहाँ पर विधान परिषद होगी वहाँ वहाँ के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी,
यानी कि 1/6। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आर्टिकल 171 में यह बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषदों में कुल सदस्यों का 1/6 मनोनयन के द्वारा किया जाएगा। तो ये सदस्य होते कौन है? ऐसे ही तो नहीं किसी का मनोनयन कर दिया जाता, कुछ तो उनमें स्पेशलिटी होगी। तो आइए देखते हैं, जो ये 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वे कहाँ कहाँ से होने चाहिए कि विज्ञान, साहित्य, कोऑपरेटिव, समाज सेवा में विशेष उपलब्धि अगर हासिल किए होंगे तो ही उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यूपी लोअर पीसीएस 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है क्या? बी कहता है संविधान का तीसरा भाग क्या नागरिकता से संबंधित है? संविधान का चौथा ए भाग क्या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का पांचवा भाग क्या नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संविधान का चौथा ए यानी फोर्थ ए भाग जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन और जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक जिसका वर्णन है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जिसका वर्णन है। पांचवा भाग जो है वो यूनियन से संबंधित है, आर्टिकल 52 से 151 तक जिसका वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं वो आर्टिकल 37 से लेकर के 51 तक उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब आपको पूरी जानकारी मिल गई। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? एमपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शनों पर निगाह डालते हैं। ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, या फिर पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, या फिर 10वीं अनुसूची। तो और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांचवी अनुसूची। तो आइए जानकारी लेते हैं। तो संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची हमने आपको बताया था शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो अभी तक पेपर में आए हैं और जिनके आगामी परीक्षा जो आ रही है यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न चलते रहिए हमारे साथ इस पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस की यात्रा पर। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? आरपीएफ 2018 का प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन ए है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन बी है क्रमशः 3 और 4 के अनुपात में। ऑप्शन सी है क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन डी है दोनों सदनों में समान अनुपात में। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए। देखिए, स्थायी समिति में क्रमशः 2:1 के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाता है। कैसे समझेंगे, आइए समझाते हैं। जैसे 30 सदस्य हैं तो 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे स्थायी समिति में। और जो अस्थायी समितियां होती हैं, जैसे कि प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, तो इसमें सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी कहता है राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन सी कहता है मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा में सदन का नेता। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा में जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, श्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे, लेकिन वो लोकसभा में उनकी एक सीट पक्की थी, यानी कि एक सीट फिक्स थी। वो कभी भी लोकसभा में जा सकते थे, कार्यवाही में भाग ले सकते थे। और आपको ये भी बता दें, दोनों मंत्री यानी लोकसभा के मंत्री राज्यसभा में जा सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के मंत्री लोकसभा में आते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है किन परिस्थितियों में? ये पूछा गया है। यानी कि जो राज्य का राज्यपाल है किन परिस्थितियों में उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, किन परिस्थितियों में वह स्वतंत्र है। यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ बिंदु दिए गए, उन बिंदुओं के आधार पर पूछा गया है। तो टॉपिक प्रश्न 1 जो है वो क्या कहता है? एक टॉपिक कहता है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। दूसरा कहता है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने को कहने के लिए। तीसरा कहता है भारत के राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजने के लिए। चौथा कहता है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। और पांचवा कहता है उच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करने के लिए।
तो इसका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शनों पर निगाह डालते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्या 1 2 3 4, बी कहता है 2 3 4 या 5, सी कहता है 1 2 4 या 5, या फिर डी कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ए, यानी 1 2 3 और 4। आइए आपको समझाते हैं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। देखिए, यह वह स्थिति है जब राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद से बिना कोई सलाह लिए, उसके बिना मतलब बाध्य नहीं है उससे सलाह लेने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियां कब होती हैं, किस समय है? तो देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल ही बोलता है। उसके लिए वो जो मंत्रिपरिषद है उससे सलाह नहीं मांगता है कि हम ऐसा कहें या ना कहें। ठीक है, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर, और ये दूसरा टॉपिक क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट कहता है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने को कहने के लिए। जब बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और ऑप्शन सी जो क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजने के लिए, यानी पॉइंट 3 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अगर भेजना है तो उसके लिए भी वो बाध्य नहीं है कि मंत्रिपरिषद उससे बोले कि हाँ आप भेजिए या ना भेजिए। और 4 पॉइंट क्या कहता है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, यानी कि विधायिका ने कोई विधेयक भेजा है तो उसको पुनः वापस करने के लिए वो विधायिका से परामर्श लेने को बाध्य नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन 5 जो है, उच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करने के लिए, यह आपका आंसर में नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये बताया गया है राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसमें उसे राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहाँ कहाँ सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है हमने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित कर दिया गया? यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है ये। ऑप्शनों की तरफ निगाह डालते हैं। तो ऑप्शन ए है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर है सी। तो सी इसका आंसर है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में संक्षेप में। तो 42वें संविधान संशोधन की धारा 57 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले यह राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो आइए ऑप्शनों की तरफ निगाह डालते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है मूल अधिकार, ऑप्शन सी कहता है नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी कहता है मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। तो आइए जानकारी लेते हैं। तो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, जिसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि संविधान के जो निर्माताओं के मत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? प्रस्तावना में होते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना की परिभाषा के द्वारा ही, कहीं अगर मान लो संविधान में कोई केस फंसता है तो हम प्रस्तावना की परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं, या इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, जनता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका आंसर है ए, अर्थात जनता। तो आइए जानकारी लेते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। देखिए, भारत की प्रस्तावना की शुरुआत अगर आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की शुरुआत में कहते हैं हम भारत के लोग, वी आर द इंडियन, यानी कि भारत की जनता। तो भारत की जनता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी आवश्यक है? एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। इसका आंसर है 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आपका आवश्यक है। तो और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, जो कि ऊपर ऑप्शन में दी हुई है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? यूपीएसआई 2016। तो इसका ऑप्शन है राज्यसभा में, बी है लोकसभा में, सी है लोक लेखा समिति में, या डी है दोनों सदनों में एक साथ। तो इसका आंसर है बी, अर्थात लोकसभा में। देखिए, लोकसभा जो होती है वो जनता की सभा होती है। जनता से जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो वैसे बड़ी तो राज्यसभा को माना जाता है, लेकिन पावरफुल जो है वो लोकसभा है। तो आइए देखते हैं। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन शब्द का अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन पर नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ऑप्शन बी है विधेयक पर बहस को जारी रखना। ऑप्शन सी है सदन को स्थगित कर देना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गिलोटिन प्रक्रिया। आंसर इसका ए है, यानी कि गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी विधेयक पर बिना वोटिंग कराए ही पास कर दिया जाता है। देखिए ऐसा कब होता है? ऐसा उस वक्त होता है, अक्सर जो है ये अंतिम दिनों में देखा जाता है, जब लोकसभा के पास टाइम ही नहीं बचता है और विधेयकों को काफ़ी ज़्यादा बचे रहते हैं, कानून बनाना होता है और विधेयक को पारित कराना होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक टेबल पर सारे विधेयक को रख देते हैं और एक साथ गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग हो जाती है और पास हो जाता है। इस प्रक्रिया को गिलोटिन प्रक्रिया कहते हैं। गिलोटिन एक प्रकार का अस्त्र होता था जिसका प्रयोग जब कोई जुर्म करता था पश्चिमी देशों में तो उसका प्रयोग किया जाता था, यानी कि उसको बस सिर के बल ऐसे रख दिया जाता था और ऊपर से गिलोटिन जो था उसको छोड़ दिया जाता था और सर अलग हो जाता था, धड़ अलग हो जाता था, यानी एक बार में ही खेल खत्म। तो ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत करने के समय होता है जब समय नहीं बचता है। समय नहीं बचता तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है और एक साथ गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से उसको पास करा दिया जाता है। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जुड़ा है कम से कम 5 लोगों को तो आपको ऐड करना ही करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी हैं आप, तो 5 लोगों को ज़रूर ऐड कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो अगला नंबर है हिंदी एक्सप्रेस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक पेपर में आए हैं और आने की पूरी संभावना है, हम लेकर के आएंगे अपने ऑन टाइम पर हिंदी एक्सप्रेस को। तब तक हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और भारत कोरोना से लड़ रहा है तो भारत का सहयोग कीजिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और भारत को आगे बढ़ने में सहायता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो हिंदी एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बने रहिए सक्सेस जंक्शन के साथ में।